अस्सलाम वालेकुम ऑन कैंपस स्टूडेंट्स एंड ऑनलाइन स्टूडेंट्स, क्या हाल है? हाउ वाज द ईद? तो की गुजरी? ऑनलाइन स्टूडेंट आ रही है? ओके, थैंक यू for बाहर। अच्छा, स्टूडेंट मेरी आवाज आ रही है? माइक की जरूरत है या ओके है? ओके जी, आज हम चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करने लगे हैं, दैट इज योर बिजनेस मैसेजेस एंड कॉरेस्पॉन्डेंट। इसमें इंट्रोडक्टिव क्लास में हमने डिस्कस किया था कि हम 4-5 चीजें करेंगे: लेटर, ईमेल, मेमो एंड सर्कुलर। तो वो ऑब्वियसली वो चीजें हम स्टेप बाय स्टेप करेंगे, लेकिन अभी हम पहले बात करेंगे लेटर की, जो कि ज्यादातर आते हैं। सर्टेन चीजें हैं जो इम्पोर्टेंट, वो आपने माइंड में रखनी है। अब उस चीज को जो अभी मैट्रिक और इंटरमीडिएट में हम फॉर्मेट सीख के आए हैं ना, उनको सीए की पेपर के लिए साइड पे रख देना। पीआरसी हम ये लिखते आए थे या हम वो लिखते आए थे, वो एक अलग फॉर्मेट है। आई एम नॉट सेइंग दैट दैट फॉर्मेट इज इनकरेक्ट, दैट फॉर्मेट एग्जिस्ट, यस। लेकिन आई कैन हमसे कौन सा फॉर्मेट मांग रहा है, हमने उसके ऊपर ध्यान देना। ठीक है, तो वो मिक्सअप नहीं होना चाहिए। कहने का मकसद ये है कि जब आप फॉर्मेट मेंशन करो और लिखोगे, तो वो माइंड में रखना है कि ओके, मैंने वो वाला फॉर्मेट नहीं लिखना जो हमने सीखते आए हैं या जो हम पढ़ रहे हैं, मैंने वो वाला फॉर्मेट रखना है। तो कॉन्शियसली फॉर्मेट लिखते वक्त ये चीज माइंड में आपने रखनी है। लेटर का फॉर्मेट की मैं बात कर बिजनेस लेटर्स हम लिखते क्यों हैं? टू डेमोन्स्ट्रेट अ लेवल ऑफ प्रोफेशनलिज्म। हम ऑफिस में काम करते हैं, हमारी कारोबारी जो गुफ्तगू होती है, प्रोफेशनल जो है ना, वो हमें पोर्ट्रे करती है। प्रोफेशनल लेवल के ऊपर हम काम कर रहे होते हैं, तो प्रोफेशनलिज्म और हमारी एक क्लास को डिटर्मिन करती है कि किसी बच्चे ने नहीं लिखा हुआ, कोई ऐसा नहीं लग रहा कि किसी ने व्हाट्सएप का मैसेज कर दिया है या नोट लिख दिया है, 2 बातें लिख दी हैं, 4 बातें लिख दी हैं। एक तरीका का फॉर्मेट बनाकर, तरीके का एक प्रोफेशनल मैसेज आपने कंसाइज करेक्ट करके लिखा है, उसमें कोई गलतियां नहीं है। तो वो लेटर्स हम इस वजह से लिखते हैं कि ताकि हमारी कंपनी के थ्रू हमारी थोड़ी सी प्रोफेशनलिज्म रिफ्लेक्ट करे सामने वाले। लेटर्स जो है वो ज्यादातर एक्सटर्नल कम्युनिकेशन के लिए यूज किए जाते हैं। इंटरनली भी आजकल के जमाने में इंटरनली जरा ईमेल्स वगैरह हैं, और आजकल के जमाने में एक्सटर्नली भी ईमेल्स हैं। लेकिन जिस जमाने में सिर्फ लेटर्स होते थे, ईमेल्स नहीं होती थी, तो एक्सटर्नल यूज के लिए जो है वो लेटर्स यूज किए, और इंटरनल कम्युनिकेशन के लिए हम मेमोज यूज करते थे। एक्सटर्नल का मतलब एक कंपनी ने दूसरी कंपनी से बात करनी है, तो उस जमाने में लेटर्स यूज करते थे, और अपनी ही कंपनी में रहकर बातचीत करनी है तो हम मेमोज यूज करते थे। अब आपका लेटर और ईमेल और मेमो सभी जो है ना, वो इंटरनल के लिए भी यूज होता है, और एक्सटर्नल के लिए ईमेल्स और लेटर्स यूज होते हैं, मेमोज यूज नहीं होते। और टिपिकली डिजाइंड लेआउट, यानी कि कभी किसी ने किसी कंपनी का लेटर हेड पैड देखा है? कोई रसीद कभी देखने को इत्तेफाक हुआ है, कोई किसी ने रसीद दी हो, वो आपने देखी हो, पढ़ी हो? रसीद के ऊपर कुछ वो नहीं बना हुआ होता, दुकान का नाम, एड्रेस, फोन नंबर, डेट, समथिंग लाइक दैट होती है ना। तो वो उस दुकान का अपना एक होता है ना, कि जो रसीद क्या कहते हैं, बुक्स होती हैं जो एक नॉर्मल बाजार में मिल रही होती है, जिसमें कोई नाम शाम नहीं होता। मैं उनकी बात करूँ कि जिसमें कोई स्पेसिफिक नाम लिखा हुआ होता है। तो इसका मतलब है कि वो टिपिकली डिजाइंड है वो पीस ऑफ डॉक्यूमेंट। राइटिंग पैड्स जो हैं, फाइल कवर्स जो होते हैं, वो जो है ना, वो डिजाइन किए जाते हैं, उनको कहते हैं डिजाइन स्टेशनरी। वो पर्टिकुलर कंपनी, अगर मैं सीएफई की बात करूं, हमारे अपने राइटिंग पैड्स हैं जो हर जगह यूज नहीं होते, ऑफिस ऑफिशियल्स के पास होते हैं, कि जब आपने कोई चीज प्रिंट आउट करके देनी है, तो वो हमारा जो प्रिंटेड सीएफई पैड होता है, वो हम प्रिंटर में डालते हैं, और कोई भी चीज हम प्रिंट करके उसमें निकाल लेते हैं। उसमें हेडर वगैरह बने हुए होते हैं, वो भी हम आगे जाके देखते हैं भी क्या है। तो वो एक खास तौर पर डिजाइन किए जाते हैं आपके लेटर हेड्स। द ओवरऑल स्टाइल, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
जैसे मैंने आपको कहा था कि आपकी कम्युनिकेशन सेटिंग और सिचुएशन पे डिपेंड करती है कि दोस्तों के साथ हो गया और अभी भी दोस्तों के साथ ही हो, लेकिन आपकी सेटिंग बदल जाएगी या सिचुएशन बदल जाएगी तो वही दोस्त आपके लिए उस वक्त के लिए फॉर्मल हो जाएंगे। तो आपका जो लेटर राइटिंग होता है, आप एक ही, उर्दू का है ना प्रोवर्ब कि लाठी से सबको नहीं हाँक सकते, समथिंग लाइक दैट। तो एक ही तरीके की कम्युनिकेशन आप हर क्लाइंट से नहीं कर सकते। आप जिस तरह अपनी अम्मी अम्मी से बात कर सकते हो, क्या आप कर सकते हो, जो बड़े भाई हैं और जो छोटे भाई हैं उनसे सेम सेम बात कर सकते हो। तो जब हम पर्सनल लेवल पर डिफरेंशिएट करते हैं तो प्रोफेशनली भी हमें करना है। सामने वाला, मेरे ये दोनों बॉसेस हैं लेकिन इनको मैंने पहले भी बताया था किसी और तरीके से हैंडल करना है, इनको किसी और तरीके से हैंडल करना है। तो आपका सामने वाला जो भी है, आपके अब्बू हैं, भाई हैं, एक बॉस है, दूसरा बॉस है, क्लाइंट है, एक्सटर्नल कम्युनिकेशन एक्सटर्नल करे हो, वो आपका राइटिंग के जो कम्युनिकेशन का तरीका है, वो जो वर्ड चॉइस है, वो आपका डिफर करेगा। मैं ये नहीं कह रही फॉर्मेट डिफरेंट हो जाएगा, आपका जो वर्ड चॉइस है, जो आप लिख रहे हो, जो मैसेज कन्वे करना चाह रहे हो, उसके दिखने का तरीका आपका डिफरेंट हो जाएगा, डिपेंडिंग अपॉन द रिलेशनशिप बिटवीन द पार्टीज कंसर्न। पार्टीज यानी कि अब्बू और मैं, भाई और मैं, बॉस और मैं, कि मैं जिनके साथ कम्युनिकेट कर रहा हूँ, पार्टीज का मतलब वो होता है कि मैं जिनके साथ कम्युनिकेट कर रहा हूँ, रिलेशनशिप और मेरे रिलेशनशिप कैसे हैं, वो डिटर्मिन करेंगे कि व्हाट काइंड ऑफ वर्ड चॉइस आई एम गोइंग टू यूज। ओके, बहुत डिफरेंट टाइप्स ऑफ लेटर्स आपके होते हैं। रिक्वेस्ट लेटर होता है, इंक्वायरी लेटर होता है, जॉब एप्लीकेशन लेटर होता है, सेल्स लेटर होता है, मार्केटिंग लेटर होता है, वगैरह वगैरह, डिफरेंट टाइप्स के। अब मुझे बताओ कि अगर कंप्लेन लेटर लिख रहे हो किसी को, हमने सीएससी की वजह से समझो कि हमने एसी लिए, अब वो एसी काम नहीं कर रहे हैं, वारंटी के अंदर है, हमने वारंटी क्लेम करनी है, या किसी को कंप्लेन करना है, ठीक है, वापडा वालों ने हमें डबल बिजली चार्ज करके भेज दिए, पिछले महीने का भी एरियर लगा के भेज दिया, लेटर लिख रहे हैं। तो क्या कंप्लेन लेटर, क्लेम लेटर इंश्योरेंस का, रिक्वेस्ट मुझे छुट्टी चाहिए दे दें, या मैं जॉब के लिए अप्लाई कर रहा हूँ, वो जॉब एप्लीकेशन लेटर, उसमें मुझे एक ही चीज एक ही तरीके से लिख सकते हैं, अलग अलग करना पड़ेगा। सेल्स लेटर लिख रहे हो तो आपको मार्केटिंग और सेल्स के हिसाब से अपना लिखना पड़ेगा, रिक्वेस्ट लेटर लिख रहे हो तो उसका टॉपिक भी डिफरेंट होगा, उसका डिफरेंट होगा कि अगले बंदे से आप रिक्वेस्ट कर रहे हो, किसी को परसुएड करना चाह रहे हो कि आइए हमसे चीजें लीजिए, हमारे तो बड़ी अच्छा प्रोडक्ट और सर्विसेज, उनका माइंडसेट समझकर उनको माइंड में रखते हुए आपने लेटर लिखना होगा। तो हर टाइप ऑफ लेटर में डिफरेंट आपकी टोन होगी, डिफरेंट आपका स्टाइल होगा, तो ये अपने माइंड में रखना है। फॉर्मेट सेम रहता है, यस, अंदर का बॉडी मैटर जो है वो डिफर करता है टॉपिक टू टॉपिक एंड टाइप ऑफ लेटर टू टाइप ऑफ लेटर। बिजनेस लेटर्स जो है रिकॉर्ड रखने के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काम में आते हैं, कि अगर अब जैसे आजकल के जमाने में हम जैसे स्क्रीनशॉट ले लेते हैं ना, आपने तो ये कहा था तो मेरे पास तो ये प्रूफ है, जमाने में लेटर्स आए थे, उस जमाने में स्क्रीनशॉट्स नहीं थे, तो हम लोग फिर इसी को डॉक्यूमेंटेशन रखते थे एज अ प्रूफ। जैसे अभी हमें, अभी भी आप देखो कि टेक्नोलॉजी, हर चीज टेक्नोलॉजी के थ्रू हो रही है, लेकिन फिर भी आप ये देखो, जब आप कोई चीज खरीदने जाते हो तो वो आपको पेपर पे लिख कर रसीद नहीं देते क्या? अभी भी रिटन कम्युनिकेशन की अहमियत उतनी ही है डिजिटल होने के बावजूद। सारी चीजें अभी डिजिटल नहीं हुई हैं, आइंदा सालों में हो जाए और राइटिंग बिल्कुल ही जो है वो खत्म हो जाए, वो एक अलग बात है, लेकिन अभी भी राइटिंग की वैल्यू उतनी ही है। जितने आप लोगों के फॉर्म्स वगैरह यहाँ सबमिट हुए हैं वो सब फाइल्स में पड़े हुए हैं, डिजिटली होंगे, डेफिनेटली एंट्री हुई होगी, लेकिन वो फॉर्म्स आप लोगों के फाइल्स में भी पड़े हुए हैं। क्यों? क्योंकि अभी भी हम इस पर 100%, हमें अपने रिकॉर्ड रखने के लिए रिटन कम्युनिकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से फॉर्म्स या कोई भी पेपर प्रिंट आउट चाहिए होते हैं। तो ये आपने जब अपना कोई परमानेंट रिकॉर्ड रखना होता है रिटन पॉइंट ऑफ व्यू से, तो में आपके काम आते हैं। ईमेल को भी कई लोग प्रिंट करके रख लेते हैं कि अगर ईमेल हैक हो गई तो कुछ ना कुछ हो सकता है, तो जो इंपॉर्टेंट ईमेल होती है लोग उनको भी प्रिंट करके रख लेते हैं, क्योंकि उसके अंदर डेट और वो सारा कुछ आ जाता है, आपने इस डेट पे ये चीज कही थी, ना होता है। अच्छा जी, अब हम बात करते हैं लेटर के फॉर्मेट पे, जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट है। डिफरेंट फॉर्मेट्स होते हैं। आई कैप जो फॉलो कर रहा है वो फुल ब्लॉक फॉर्मेट यूज कर रहा है, ठीक है, जो कि यूनिवर्सली बहुत ज्यादा यूज होने वाला फॉर्मेट है आपका। इसमें बहुत आसानी है,
कुछ हमने लेफ्ट हैंड साइड से लिखना है। अदर फॉर्मेट्स में आपका सेमी ब्लॉक और मॉडिफाइड ब्लॉक आ जाता है, लेकिन हमने फोकस करना है अपने ब्लॉक फॉर्मेट के ऊपर, जो कि आई कैप। सारे लेटर्स निकाल के देख लेना, सब कुछ लेफ्ट हैंड साइड से लिखा हुआ होगा। कोई डेट वगैरह, कोई साइन, कोई रिगार्ड्स, कोई राइट हैंड साइड पे नहीं होगा, सब लेफ्ट हैंड साइड पे। ये बहुत आसान फॉर्मेट है और ये यूनिवर्सली ज्यादातर यूज होता है ये फॉर्मेट। ये आपकी बुक में से ही मैंने लिया हुआ है एक स्क्रीनशॉट। ऑनलाइन स्टूडेंट बेटा क्लियर आवाज आ रही है? ओके, थैंक यू मैरूनिशा, थैंक यू बाहर। अभी ये 10 चीजें मेंशन की हुई है इन्होंने। अब ये 10 वन बाय वन अभी हम नेक्स्ट स्लाइड के अंदर करते हैं कि ये क्या है। पहले आई थॉट टू शेयर अ पिक्चर विद यू गाइस। अब यहाँ से देख रहे हो 31 मार्च लिखा है, 31 से लेकर एंड तक सब कुछ लेफ्ट हैंड साइड से है। पैराग्राफ के बीच में जो हमें आदत है ना लेफ्ट हैंड साइड पे जगह छोड़ने की, वो भी नहीं छोड़नी है। सब कुछ लेफ्ट हैंड साइड से, डियर के नीचे ही हमारा पैराग्राफ स्टार्ट हो जाएगा। हर पैराग्राफ के बीच में लाइन छोड़नी है, यस, लेकिन कोई लेफ्ट हैंड साइड पे आपने जो है वो इंडेंटेशन जिसको कहते हैं वो नहीं करनी है। लेफ्ट हैंड साइड पे पैराग्राफ लाइन नहीं छोड़नी, और ये काम कॉन्शियसली करना है डे वन से ही। माइंड में रखना है कि अगर मुझे आदत है, जो कि हमें होती है, कि जहां हमारा पहला पैराग्राफ खत्म हुआ उसी के नीचे से हम लिखना शुरू कर देते हैं, इधर जाए जितनी मर्जी जगह छोड़ी हुई है, वो हमने नहीं करनी है। हमने फिर अपने कर्सर को लेकर लेफ्ट हैंड साइड पे आना है, एक लाइन छोड़नी है हर पैराग्राफ के बीच में, और वहां कर्सर रखकर फिर हमने लेफ्ट हैंड साइड से ही टाइप करना शुरू करना है। और अगर हैंड रिटन कर रहे हो तो लेके जाके फिर वहीं से अपने नया पैराग्राफ स्टार्ट करना। ओके, ये 10 चीजें क्या है अभी हम देखते हैं। फर्स्ट, अगर आप देख रहे हो नंबर 1 के ऊपर, ये हेडर कहलाता है। जैसे अभी मैंने बात की थी कि आपका जब रसीद आप देखते हो तो रसीद के हेड के ऊपर जो है ना, वो उन्होंने अपना दुकान का नाम और वो सारा कुछ नंबर वगैरह लिखा होता है, रसीद नंबर भी होता है आपका। तो ये हेडर का मतलब क्या होता है? कोई भी चीज हेड की तरफ। हेड मीन्स समथिंग दैट इज गोइंग टू बी ऊपर के साइड पर ना। अगर मैं कहूँ कि मेरे सर पे कुछ है तो नहीं, तो इस वक्त आप मेरे बाजू को तो नहीं ना देखोगे, मेरे सर को ही देखोगे। हेड मतलब समथिंग दैट इज गोइंग टू बी ऑन द अपर साइड। तो आपका ये जो हेडर बनता है, ये आपका अपर साइड ऑफ द पेज पे बनता है। आप मिडिल में बना लो, आप राइट पे बना लो, आप लेफ्ट पे बना लो, उससे कोई लेना देना नहीं होता। लेकिन एज लॉन्ग एज वो एक सर्टन इमेजिनरी जगह छोड़ दी जाती है ऊपर राइटिंग पैड के, वहां आपने अपना हेडर बनाना होता है। अब हेडर में क्या क्या चीजें होती है वो हम आगे जाके देखते हैं, लेकिन इधर अभी आप देख रहे हो। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूँ कि ये जो 3 चीजें बनी हुई है ब्लैक सी, ये उनका लोगो है और ये कंपनी का नाम है। ठीक है, कम से कम ये 2 चीजें तो होती हैं। आगे जाकर भी हम देखते हैं और चीजें इसमें क्या इंक्लूड होती हैं। लेफ्ट हैंड साइड पे आपकी डेट लिखी हुई है। डेट आपने बच्चे 2 तरीकों से लिखनी है, आइदर अमेरिकन और ब्रिटिश। बुक में भी मेंशन है। MARCH पूरा लिखा है, MAR नहीं लिखा, FEB नहीं लिखना, APR नहीं लिखना, ठीक है ना, JUN नहीं लिखना, E भी डाल देना। तो पूरा वर्ड यहाँ हमने लिखना है। सितंबर लिखना है तो पूरा सितंबर लिखना है, SEP नहीं लिखना, मार्क्स कट जाएंगे। और ना सिर्फ मार्क्स कट जाएंगे, अगर प्रोफेशनली भी लिखोगे तो भी गलत माना जाएगा। ऑफिस के अंदर भी अगर खाली SEP लिख दोगे तो वो गलत है। और दूसरा, वो जो हमें आदत होती है ना 31-03-20, वो आपने पूरा मंथ का नाम लिखना है। अमेरिकन लिख लो या ब्रिटिश लिख लो। अमेरिकन महीने का नाम पहले लिखते हैं और डेट बाद में लिखते हैं। ब्रिटिशर्स वाली ये है जिसमें डेट पहले लिखी जाती है, महीने का नाम जो है वो बाद में लिखा जाता है। तो आइदर वे दोनों में से कोई एक आपने चूज कर लेनी। ठीक है, आपका रेफरेंस है, ये ऑप्शनल होता है। रेफरेंस नंबर आपका ऑप्शनल होगा। अगर आपके टॉपिक में मेंशन है कि ये रेफरेंस नंबर आपका फलाना है, वो आप तब लेटर में मेंशन करोगे। अदरवाइज अगर रेफरेंस नंबर मेंशन नहीं है टॉपिक में तो हमने रेफरेंस नंबर को नहीं लिखना है, ये ऑप्शनल में होगा। उसके बाद आपका आता है, यहाँ काफी गड़बड़े हो जाती हैं बच्चों से। अब एड्रेस,
इस पूरी ये जो 4-5 लाइनें लिखी है ना, इस पूरे स्टेप को एड्रेस कहते हैं। इस वाले फर्स्ट स्टेप को कहते हैं हेडर, इसको आप कहते हो डेट, ये होता है रेफरेंस। ये जो 4-5-6 लाइनें होंगी आपकी या 3 लाइनें होंगी, ये पूरा स्टेप कहलाता है। लेकिन इसमें सिर्फ पता नहीं लिखना है, इसमें 3-4 चीजें लिखनी होती है, वो मिलाकर उसका नाम अंग्रेजों ने एड्रेस रखा हुआ। ठीक है, सिर्फ लिटरली उर्दू वाला पता नहीं लिखना खाली। ठीक है, अभी हम आगे जाके देखते हैं कि क्या क्या चीजें यहाँ भी आपको नजर आ रहा होगा। जिसको आप मुखातिब कर रहे हो उस इंसान का नाम होता है, उस डेजिग्नेशन होती है जिस पर वो कंपनी में काम कर रहा होता है। डेजिग्नेशन मतलब पता है ना, पोजीशन उस बंदे की या बंदी की। ठीक है, नंबर 3 पे आता है जिस कंपनी में वो बंदा काम करता है। चौथे नंबर पर आता है पता उस कंपनी का। अगर मैं बात करूं यहाँ की, फॉर एग्जाम्पल अगर आप मुझे लिख रहे हो तो मेरा नाम लिखोगे, फिर मेरी पोजीशन लिखोगे, यहाँ मैं लेक्चरर हूँ, उसके बाद कहाँ काम करती हूँ, सीएफई ग्रुप ऑफ कॉलेजेस में, फिर सीएफई ग्रुप ऑफ कॉलेजेस का पता लिखोगे, या इस ब्रांच का या उस ब्रांच नंबर पर पता है। और इन चारों चीजों को मिलाकर हमारा ये एड्रेस वाला स्टेप बनता है। थोड़ा थोड़ा क्लियर है, आगे वाली स्लाइड में थोड़ा मजीद क्लियर हो जाएगा इंशाल्लाह। नंबर 5 आपका सब्जेक्ट लाइन है। ये सब्जेक्ट लाइन जो है ये सिर्फ फॉर्मल लेटर राइटिंग में होती है, इनफॉर्मल में सब्जेक्ट लाइन नहीं लिखते। में ना सब्जेक्ट लाइन लिखेंगे ना ही रेफरेंस नंबर लिखेंगे। इनफॉर्मल मीन्स कि दोस्त को लिख रहे हो, अब्बू को लिख रहे हो, बहन को लिख रहे हो, कजन को लिख रहे हो। ऐसी सिचुएशन में कभी कभी आ जाता है ऐसा, एक टॉपिक बहुत आता है कि आप अपने दोस्त को खत लिखिए कि वो अपनी बेटी को आगे पढ़ने नहीं दे रहे, तो उनको कन्विंस को आगे को पढ़ाई करने दें। तो ऐसी सिचुएशन में आप अपने दोस्त को खत लिख रहे हो तो आप सब्जेक्ट लाइन नहीं डालोगे। ये वाला टॉपिक बार बार आया है आई कैप के एग्जाम में। फिर आपका 6 स्टेप है जिसको हम ग्रीटिंग्स या सैल्यूटेशन कहते हैं, जिसमें हम उस इंसान को मुखातिब करते हैं जिसको हम लेटर लिख रहे होते हैं। डियर फलाना, अगर आप फॉर्मल लेटर, बेटा डियर मिस्टर लिखना जरूरी है, हुआ है। MR के बाद डॉट डालना जरूरी है, अगर डॉट नहीं डालोगे तो उसके मार्क्स कटेंगे। ठीक है, वो आपकी उसमें डलता है, अमेरिकन में, ब्रिटिश में नहीं डलेगा, ये बुक में भी है। 7 नंबर पे आपका बॉडी सेक्शन आता है। अब आप चाहे 2 पैराग्राफ लिखो चाहे आप 3 पैराग्राफ लिखो, वो आपका 7th जो है ना स्टेप ही होगा, यानी कि बॉडी सेक्शंस ही होगा या बॉडी पार्ट ही होगा। उसमें क्या लिखते हैं वो जब हम लिखना शुरू करेंगे ना तो वो फिर हम उस पर देखेंगे, अभी हम सिर्फ आज फिलहाल फॉर्मेट डिस्कस करें। नंबर 8 पर आपका जो है वो क्लोजिंग होती है, जिसमें हम योर सिंसियरली, योर फेथफुली, योर ओबीडियंटली लिखते आ रहे हैं ना, इसमें आप रिगार्ड्स और बेस्ट रिगार्ड्स भी लिख सकते हो 8 वाले सेक्शन के अंदर। 9 नंबर पे आपका सिग्नेचर एरिया आता है, और सिग्नेचर एरिया में हम 2 काम करते हैं, एक अपना साइन करते हैं और एक अपना नेम लिखते हैं। फॉर्मल लेटर राइटिंग में सिर्फ अब्बू को लिख रहे हो, भाई को लिख रहे हो, उसमें अपना साइन नहीं करोगे और अपना फुल नेम नहीं लिखोगे, उसमें सिर्फ आप अपना फर्स्ट नेम लिखोगे। अच्छा, अब एक बात आती है कि जब पेपर वाले दिन ऑब्वियसली हमारे पास पेन नहीं होगी, हम साइन नहीं कर सकते। इधर देख रहे हैं उन्होंने साइन की जगह क्या लिखा, शफीक इकराम के ऊपर, अकरम के ऊपर क्या है, सिर्फ लव सिग्नेचर है। तो हमने भी वहां एग्जाम वाले दिन अपना रिगार्ड्स और नाम के बीच में जगह छोड़कर लव सिग्नेचर लिखना है, ताकि एग्जामिनर को पता चले कि ये जगह जो हमने छोड़ी है वो साइन के लिए छोड़ी है। हमारे पास डिजिटल पेन नहीं थी, हम साइन नहीं कर सकते, वो एक्सपेक्ट यही करें कि लिखना है। तभी इधर भी लिखा हुआ है, और जगह जगह आपके सैंपल वाले जो लेटर्स है ना उनमें उन्होंने ब्रैकेट के अंदर या बगैर ब्रैकेट में आपने ये लव सिग्नेचर लिखना है। ठीक है, और पूरा वर्ड सिग्नेचर, साइन नहीं, सिग्नेचर पूरा लव, क्योंकि सिग्नेचर नाउन है, साइन जो है वो आपका वर्ब बन जाता है। 10th नंबर पे आप वर्ड आप देख रहे हो एनक्लोजर।
अच्छा, इस पे मैं आपको एग्जांपल ही देती हूँ। अभी आप लोगों ने जब यहाँ एडमिशन ली थी अपना, क्या क्या सबमिट कराया था यहाँ, डॉक्यूमेंटेशन क्या क्या सबमिट कराई? ऑनलाइन कोई मांगी थी उन्होंने या कुछ ऐसा? कुछ भी नहीं मांगा? ओके। अच्छा। अच्छा, एक और एग्जांपल मैं देती हूँ कि अगर हमारा, जैसे अभी मैंने बात की थी वापडा के बिजली का बिल हमारे 2 या 3 महीनों का उन्होंने लगा के भेज दिया है। अब हमने एप्लीकेशन उनको लिखी है और हम उनको कह रहे हैं कि जी हम तो बिल पे कर चुके हैं पिछले 2 महीनों का, तो क्या वो हमारी बात मान लेंगे? हमें क्या चीज साथ में देनी पड़ेगी अपने? एग्जैक्ट। तो दो पिछले जो उन्होंने एरियर्स लगाए हैं, वो उनकी फोटोकॉपी या ओरिजिनल बिल साथ में लिख देंगे ना हम। तो जो चीजें हम लेटर के साथ में देते हैं वो एनक्लोजर कहलाती है। जो चीजें हम साथ में देते हैं उसको अटैचमेंट कहते हैं, वो अलग बात हो जाएगी। तो लेटर के साथ आप कोई भी चीज, आईडी कार्ड की कॉपी दे रहे हो, अपना बिल का दे रहे हो, अपना मैट्रिक का सर्टिफिकेट दे रहे हो, कोई भी चीज फोटोकॉपी या ओरिजिनल आप साथ में मेन डॉक्यूमेंट के, यानी कि मेन लेटर के साथ जो चीजें आप लगा के दे, तो भाई ये जुमला बहुत बोलते हैं ना, फलानी 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 चीजें साथ लगा के दे दें, तो वो जो साथ लगा के दे दें इज इक्वल टू एनक्लोजर। तो ये भी ऑप्शनल होता है कि अगर सिचुएशन ऐसी है, अब आप लोग की सिचुएशन में कुछ नहीं ना देना पड़ा था, लेकिन अब अगर वापडा को देना है तो वो कहेंगे कि जी क्या प्रूफ है कि आपने दे दिया है, तो ऐसी सिचुएशन में हमें बिल। तो अगर टॉपिक में एज फार एज योर पेपर इज कंसर्न, अगर टॉपिक में उन्होंने कहा है कि जी आपने फलाने 2 डॉक्यूमेंट या 1 डॉक्यूमेंट या 3 डॉक्यूमेंट इसके लेटर के साथ देने हैं, तो फिर हम यहाँ एनक्लोजर भी एक इमेजिनरी बनाएंगे, और जो 3 डॉक्यूमेंट उन्होंने टॉपिक में मेंशन किए हैं, उन तीनों डॉक्यूमेंट को या 1 डॉक्यूमेंट को या 2 डॉक्यूमेंट को हम यहाँ मेंशन कर देंगे 1 2 3। अगर टॉपिक में नहीं दिया तो ये समझो रेफरेंस की तरह ये एनक्लोजर भी हमारे लिए एग्जिस्ट नहीं करता। एक चीज ये। दूसरी चीज कि जब हम यहाँ एनक्लोजर नीचे मेंशन करते हैं तो हमें पैराग्राफ, बॉडी पैराग्राफ के अंदर बताना होता है कि हमने ये 2 चीजें साथ में इस लेटर के हम दे रहे हैं, आपको सेंड कर रहे हैं। क्या क्लियर हुआ? ऑनलाइन स्टूडेंट फिर से बताना, पक्का पक्का क्लियर है क्या कच्चा कच्चा क्लियर है? आगे वाली स्लाइड में वैसे ही रिकैप हो जाएगा। हेडर के अंदर आपकी कंपनी का नाम, कंपनी का एड्रेस, कंपनी डिटेल्स। पहले जमाने की अगर मैं बात करूं तो सिर्फ पीटीसीएल होता था, जैसे लैंडलाइन ना, तो वो सिर्फ लैंडलाइन को मेंशन करते थे। आजकल लैंडलाइन भी है, सेलफोन्स भी हैं, तो वो आप कांटेक्ट डिटेल्स में मेंशन कर सकते हो। कांटेक्ट आप फेसबुक से कर सकते हो, इंस्टा से कर सकते हो। वो वेरी करता है आपके बिजनेस के ऊपर। लिंक्डइन होता है तो आपके बिजनेस पे वेरी करेगा कांटेक्ट डिटेल्स डालना। आप कभी देखोगे कि किसी उसके ऊपर, हेडर के ऊपर, किसी के ऊपर सिर्फ उन्होंने एक टेलीफोन नंबर दिया हुआ है और कोई कांटेक्ट नहीं हो सकता, उनका इंस्टा पेज ना हो, उनका फेसबुक पेज ना हो, लिंक्डइन ना हो, तो जरूरी नहीं होती है सारी चीजें डालनी। आप कितनी प्रेजेंट करना चाह रहे हो, कितना देना चाह रहे हो, अपनी कॉन्टेक्ट डिटेल पर डिपेंड करता है। आपसे मुराद यानी कि उस कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है। लोगो आपका मेंशन होता है आउट से, दोबारा समझा दें सिग्नेचर तक। डिड यू ज्वाइन लेट? मुअज़्ज़मा आपने लेट है किया है? ओके चलो मैं बता देती हूँ, कोई मसला नहीं है। अस्सलाम वालेकुम बेग साहब। अच्छा जी, मिस्टर दाऊद पे हम आते हैं। मिस्टर दाऊद यानी कि वो साहब जिनको आप खत लिख रहे हो, यहाँ लिखा हुआ है ना डीबी, तो ये दाऊद साहब हुए हैं जिनको आप लेटर लिख रहे हो, तो यहाँ मिस्टर दाऊद लिखेंगे आप। ठीक है। आपका अगर ये दोस्त होते तो आप डियर दाऊद लिख देते, लेकिन ऑब्वियसली आप ये प्रोफेशनल राइटिंग कर रहे हो तो यहाँ आपका मिस्टर आना जरूरी है। अगर यहाँ दाऊदा तो कोई वर्ड नहीं होता, नाम नहीं होता लड़कियों का, मगर अगर मिस फरा होती तो ऊपर आपने जो है ना वो फरा समथिंग का फुल नेम, उधर मिस्टर और मिस नहीं डालना है, नीचे आप फिर उनको डियर मिस फरा कर दोगे। ठीक है। उसके बाद जो बेटा नंबर 7 पे आपके बॉडी सेक्शन है,
बॉडी सेक्शन में आप लिखते हो अपनी सारी डिटेल्स, किस वजह से खत लिख रहे हो। छुट्टी चाहिए थी, क्लेम कर रहे हो कोई चीज गुम गई है, तो किसी को लॉस्ट एंड फाउंड हो, जॉब एप्लीकेशन लिख रहे हो, न्यूज़पेपर में ऐड देखा था उसके रेफरेंस से आप बात कर रहे हो, आपका रीजन क्या है लिखने का लेटर, वो आप ब्रीफली मेंशन करते हो सब्जेक्ट लाइन में, और उस सब्जेक्ट लाइन को प्लेन एलैबोरेट करते हो आप अपने बॉडी पैराग्राफ के अंदर। तो ये नंबर 7 के ऊपर चाहे 2 बॉडी पैराग्राफ बनाओ चाहे 3 बनाओ, ये आपका बॉडी सेक्शन कहलाता है, एक नहीं बनता है, 2 कम से कम, या फिर आप 3 बनाते हो लेटर के अंदर। सेम इज द केस विद ईमेल बाय द वे, एक नहीं बनता है। वो क्यों नहीं बनता वो हम आगे जाके जब करेंगे ना तो मैं आपको बताऊंगी, अभी तो हम सिर्फ फॉर्मेट डिस्कस कर रहे हैं। अच्छा, योर सिंसियरली के बाद आप कॉमा लगा दें। यूजुअली जब आप ऊपर लगाते हो तो यहाँ लगना चाहिए, अगर आप सैल्यूटेशन में लगा रहे हो मिस्टर दाऊद के साथ कॉमा लगा रहे हो तो यहाँ सिंसियरली के साथ लगना चाहिए, इधर टाइपो हो गया होगा। लेकिन अगर आप ऊपर नहीं लगा रहे हो तो फिर आप नीचे नहीं लगाओ, एक आध जगह पे आपको लेटर में टाइपो का फील आएगा। टाइपो का मतलब होता है कि प्रिंट करते करते जो है ना वो थोड़ी सी मिस प्रिंटिंग हो गई है, तो डोंट गेट कंफ्यूज विद दैट। उसके बाद आपने, अब अगर मैं एग्जाम की बात करूं तो यहाँ सिंसियरली का वाई नजर आ रहा है, यहाँ जहाँ मेरा कर्सर है, माउस है, इधर आपने अपने रखोगे एग्जाम वाले दिन, और 4 दफा एंटर दबाओ। जब आप 4 दफा एंटर दबाओगे तो आपकी 3 लाइनों की स्पेसिंग आएगी, क्योंकि जब हम एक दफा एंटर दबाते हैं तो वो वाई से उठकर एस वाली जगह पे आ जाएगा, उधर तो कोई जगह ही नहीं ना छुट्टी। योर सिंसियरली और सिग्नेचर के बीच में कोई जगह है नहीं है, तो हमने 4 स्पेसेस दबाओगे तो 3 स्पेस की जगह छूटेगी। तो आपने अपने योर सिंसियरली लिख रहे हो या बेस्ट रिगार्ड लिख रहे हो, जो भी आपका एंड वाला लेटर होगा, उसके बाद आपने 4 दफा कर्सर दबाना है, उसके बाद आपने अपना फुल नेम लिखना है, फिर ऊपर जाना है, इस गैप के अंदर वर्ड सिग्नेचर लिखना। प्लीज ये माइंड में रखना, आप देख रहे हो योर्स और शफीक के बीच में गैप है, ये तीनों चीजें एक साथ नहीं है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि फॉर्मेट की यहाँ मार्क्स कट जाएंगे अगर हमने तीनों चीजें एक साथ ही लिखी, कि ये सोचा कि लॉस भी लिख दिया, सिंसियरली भी लिख दिया, सिग्नेचर भी हो गया, नाम भी हो गया, तो कहानी खत्म, वो लिखना था, लेकिन गैप देना। क्योंकि असली में भी जब हम साइन करते हैं तो हम गैप इस वजह से छोड़ते हैं कि कुछ लोग का छोटा साइन होता है, कुछ लोग टेढ़ा साइन करते हैं, कुछ लोगों का बड़ा साइन होता है, तो वो जगह इमेजिनरी छोड़ी जाती है ताकि अगले बंदे को साइन करने में आसानी हो। टाइम नहीं छोड़ते सिर्फ कि उसको इतना इतना करके लिखना पड़े, कुछ ना जगह छोड़ते हैं ताकि वो इजीली, क्योंकि साइन ऐसी चीज है कि गलत हो गया तो गड़बड़ हो जाएगी, तो उसके पास, लिखने वाले के पास फ्री हैंड होना चाहिए, जगह इतनी होनी चाहिए कि वो आराम से अपना साइन कर सके, तो इस वजह से वो सफिशिएंट जगह यहाँ छोड़नी चाहिए। सॉरी, नहीं, 3 स्पेसेस के बीच में सिग्नेचर लिखो। सॉरी, सेंटर में लिखो, सेंटर में लिखोगे तो ज्यादा बेहतर। ओके जी, उसके बाद आपने अपना फुल नेम लिखना है नंबर 9 पे बेटा। अगर आप फॉर्मल लेटर राइटिंग कर रहे हो, अगर आप अपने दोस्त को या आपको या इनफॉर्मल लेटर राइटिंग कर रहे हो तो आपका फुल नेम नहीं आएगा, आपका साइन नहीं आएगा, सिर्फ आपका फर्स्ट नेम आ जाएगा। ऊपर भी जैसे मिस्टर नहीं लिखोगे, फ्रेंड पे लिखोगे तो दाऊद हो जाएगा, नीचे आप सिर्फ शफीक हो जाओगे, उनको बताने की जरूरत नहीं, उनको पता है आपका नाम शफीक अकरम है। एक चीज हो सकता है कि मिस्टर दाऊद को भी पता हो कि आप शफीक अकरम हो, लेकिन फॉर्मल लेटर राइटिंग का फॉर्मेट ये है कि आपने फिर भी अपना फुल नेम बताना है, चाहे आप पर्सनली भी जानते हो। अच्छा जी, फर्स्ट पे हेडर पे कंपनी नेम, कंपनी डिटेल्स और लोगो वगैरह आता है। अच्छा, कभी कभी आप गौर करना अब इस चीज के ऊपर कि कोई रिसीट हो गए, स्पेशली डॉक्टर्स की जो प्रिस्क्रिप्शन वाला पैड होता है ना, तो वो लोग हेडर पे भी लिखते हैं और कुछ इन्फॉर्मेशन वो फुटर पे भी देते हैं, इसको हम नीचे वाला एरिया है। तो आप अगेन वेरी करता है कि सारी इन्फॉर्मेशन अगर आपने हेडर पे नहीं देनी है तो आप कुछ फुटर पे भी देते हो। यहाँ मैंने डाला इसलिए नहीं है क्योंकि आपके किसी भी उसमें फुटर के एग्जाम्पल नहीं था, इस वजह से मैंने सिर्फ हेडर ही डाला है। लेकिन कुछ इन्फॉर्मेशन वो फुट पे भी दे देते हैं, उसको फुटर कहते हैं, छोटी सी एक लाइन ड्रॉ करके ना नीचे भी मेंशन करते हैं।
डेट आपने या अमेरिकन या ब्रिटिश यूज करनी है बेटा, पूरे वर्ड्स के साथ। थर्ड पे आपका लेटर रेफरेंस है, वो ऑप्शनल होगा, अगर टॉपिक में मेंशन है तो हम देंगे, वरना नहीं देंगे। फोर्थ नंबर पे रिसीवर का फुल नेम, डेजिग्नेशन, एड्रेस। अच्छा एक चीज, अभी आप लोग अगर जिन जिन बच्चों ने बुक खोली हुई है, देखना एक एड्रेस दिया हुआ है उन्होंने, जिसको हम खत लिख रहे हैं उसका एड्रेस है, रिसीवर एड्रेस है, सेंडर एड्रेस नहीं है। किसी भी सैंपल में सेंडर एड्रेस नहीं है, ठीक है। हैविंग सेड दैट, अगर टॉपिक में आ जाता है आप ये हो, आपका नाम ये है, आपकी डेजिग्नेशन ये है और आपका पता ये है, फिर ऐसी सिचुएशन में हमें सेंडर एड्रेस भी लिखना है। अगर टॉपिक में आपका एड्रेस मेंशन नहीं है तो आपने सिर्फ रिसीवर एड्रेस, डिफॉल्ट, जो कि आईकैप की बुक है। अगर उन्होंने टॉपिक में दे दिया है कि जी आप फलाने मोहल्ले के फलाने रहायशी है ना ऑल दैट, तो फिर आप अपना सेंडर एड्रेस भी मेंशन करो। तो ये बाद में लिख लो, सेंडर एड्रेस और रिसीवर एक ही बात है, लेकिन ना 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 ना, वहां नहीं, वहां नहीं। वो आपने एड्रेस अगर दिया है वो ऊपर ही लिखो, डेट के बाद, सॉरी डेट के बाद। अभी ये देखो ना, इधर लिख लोगे, ये एड्रेस लिखा हूँ दाऊद साहब का, जिनको खत लिख रहे हो, एक लाइन छोड़ोगे, इधर अपना एड्रेस लिख दोगे। ना ना ना, देखो डियर दाऊद लिख दिया ना, तो वो तो पता है कि ये वाला एड्रेस दाऊद साहब का है। और नीचे लिख दिया शफीक अकरम, तो यहाँ लिखोगे अपना नाम शफीक अकरम, तो उसी से पता चल जाएगा कि सेंडर का किसका है। तो हेडिंग नहीं देनी है, ये सेंडर और ये रिसीवर, ठीक है, आपके नामों से ही पता चल जाएगा। सब्जेक्ट लाइन आपकी, एक सेकेंड जी, अच्छा मैं करती हूँ बेटा। फॉर्मेट जो है वो, फॉर्मेट के आपके मार्क्स होते हैं। अभी तक हम जो जितनी ये पांच, आप समझो हमारे फॉर्मेट ही है। अच्छा रिसीवर एड्रेस, सेंडर एड्रेस बेटा आपने ऐसे मेंशन करना है कि आप जहां रिसीवर एड्रेस लिख रहे हो, एक सेकंड मैं बैक स्पेस करके वो करती हूँ, आपने दोनों एड्रेस को एक साथ नहीं लिखना है। कैसे पता चलेगा, वो पढ़ने के बाद तो पता चल जाएगा कि शफीक साहब का कौन सा है, दाऊद साहब का कौन सा है, लेकिन स्टेप नंबर, एड्रेस एक है और सेंडर एड्रेस एक स्टेप है, तो हर स्टेप के बीच में आपने एक लाइन छोड़ दी है। तो ये आपने लिखा दाऊद साहब का एड्रेस, जिनको आपने लेटर लिखा है और उनको मुखातिब भी यहाँ किया है, डियर मिस्टर दाऊद, तो ये हो गया रिसीवर एड्रेस। इसके बाद आप एक लाइन छोड़ोगे और उसके बाद आप अपना एड्रेस लिखोगे, एंड यू आर गोइंग टू स्टार्ट विद योर नेम शफीक अकरम। इस सैंपल के हिसाब से लेटर के शफीक अकरम लिखोगे, जो आपकी पोजीशन है जिस पे काम करते हो, जिस ऑफिस में काम करते हो, ऑफिस का पता, सेम चीज है वही। दाऊद की जगह आप हो जाओगे शफीक अकरम, फाइनेंस डायरेक्टर की जगह हो सकता है कि आप जो हो वो फाइनेंस मिनिस्टर कहने लगी, फाइनेंस मैनेजर हो सकते हो, इनसे छोटी पोजीशन के ऊपर, और कंपनी का नाम और फिर कंपनी का पता, चीजें वही रहेंगी चार, आपके एड्रेस में भी होगा आपकी डेजिग्नेशन, आप जिस कंपनी में काम करते हो और उस कंपनी का पता। ऐसी सिचुएशन में जब आप एक कंपनी से दूसरी कंपनी में लेटर लिख रहे हो, अब यहाँ बात आ जाती है कि अगर आपने ये बताना है कि सुई गैस वाला या बिजली का, तो फिर उसमें आप अपने घर का बिल डिस्कस कर रहे हो ना उनसे, तो फिर तो जहाँ काम करते हो, अगर मैं अपनी बात करूं कि मैं सीएफई में काम करती हूँ, मगर मैं लेटर लिख रही हूँ सादिया शेख बनकर अपने घर के पॉइंट ऑफ व्यू से कि मेरा बिजली का बिल ज्यादा आ गया है, तो फिर तो मैं सादिया शेख की जगह नीचे इंग्लिश लैंग्वेज लेक्चरर और सीएफई नहीं ना लिख सकती, क्योंकि मैं तो अपने घर की बिजली का बात कर रही हूँ ना। लेकिन लिखना मुझे फिर भी पढ़ना है, सादिया शेख लिखूंगी, फिर मैं अपना हाउस नंबर लिखूंगी, और दैट इज गोइंग टू बी इट। मैंने ना अपनी डेजिग्नेशन नाम है जहाँ कंपनी में काम करती हूँ, मैंने अपना सिर्फ अपना नाम और अपने घर का पता लिख दूंगी और उनको समझ में आ जाएगा कि अच्छा ये ठीक है। ऑल्दो मेरे बिल में भी होगा, और सॉरी बिजली के बिल में भी होगा, लेकिन वहाँ एड्रेस में मेंशन करना चाहिए। और जिनको मैं लिख रही हूँ वो एक्सियन होते हैं या इंजीनियर्स होते हैं वो, और वापडा का जो भी ऑफिस होगा, फॉर एग्जाम्पल इकबाल टाउन या मॉडल टाउन, उनका एड्रेस लिखूंगी, तो वहां उनकी डेजिग्नेशन आएगी, डेजिग्नेशन नहीं आएगी, क्योंकि मैं वो लिख प्रोफेशनल लेटर रही हूँ, लेकिन वो पर्सनल लेवल पे, यानी कि मेरा अपना जाती काम है, मेरे जाती घर का है, कहीं उधर ऑफिस का नहीं है।
ये चीज क्लियर हो रही है? होगी वो भी ऑफिशियल कम्युनिकेशन, लेकिन मैं उस वक्त सीएफई की एम्प्लॉय बनकर नहीं लिख रही, मैं उस वक्त सादिया शेख एक हाउसवाइफ बनकर जो ना उनको लिख रही, लेकिन होगा वो प्रोफेशनल ही, उसमें भी कि वो एक्सियन चाहे मेरा भाई क्यों ना हो, लेकिन उस वक्त प्रोफेशनल राइटिंग हो रही है। मैं उनको घर बैठ के फोन भी कर दूंगी, हाँ मैंने आपको लेटर भेज दिया था भाई, जल्दी से मेरे बिल को ठीक कर देना, लेकिन जब मैं उनसे कम्युनिकेट कर रही हूँ तो दैट इज गोइंग, क्योंकि वो उन्होंने भी रिकॉर्ड में रखी है वो आगे, उधर मैं डियर भाई नहीं लिख सकती, डियर जो भी साहब भाई का नाम होगा मैं वो वहां मेंशन करूँ। पोस्ट कोड लिख दे तो भी ठीक है, नहीं लिखे तो भी ठीक है बेटा, नॉट नेसेसरीली। और अगर लिखना चाह रहे हो तो 54000 लिख दें, वरना नहीं भी लिखे तो चलेगा, कोई इशू नहीं। सब्जेक्ट लाइन क्या होती है? बच्चों ने बचपन में एप्लीकेशन लेटर्स तो बहुत लिखे हैं ना, उसमें सब्जेक्ट लाइन वो होती है जिसमें हम अपने खत लिखने का मकसद मुख्तसरन बयान करते हैं, कि रीजन फॉर राइटिंग आपकी क्या होती है, कि किस लिए लिख रहे हो, छुट्टी के लिए लिख रहे हो, तनख्वाह बढ़ाने के लिए लिख रहे हो, कंप्लेन करने के लिए लिख रहे हो कोई चीज गुम गई थी, या आप जो हो वो टाइम चेंज करवाना है, फॉर एग्जाम्पल अपॉइंटमेंट अगर किसी डॉक्टर को ईमेल लिख रहे हो कि या लेटर लिख रहे हो कि टाइम चेंज कर दे, आपका रीजन क्या है लिखने का वो ब्रीफली मेंशन करना है, उसकी एक्सप्लेनेशन उसकी डिटेल हम बॉडी सेक्शन में देंगे। तो सब्जेक्ट लाइन पढ़ने से रीडर को ये पता चलता है कि नीचे जो ईमेल या लेटर लिखा हुआ है वो किस टॉपिक पे होगा, रिक्वेस्ट फॉर लीव एप्लीकेशन, बस वो बॉस को पता चल गया कि इस बंदे को लीव एप्लीकेशन लीव चाहिए। अब वो नीचे खुद बाद में पढ़ेंगे कि कितने दिन की, कब से कब तक, इसलिए कहाँ जा रहा है, ये वो सारी डिटेल वो हम बाद में देंगे, ऊपर ही सारा कुछ हम मेंशन नहीं करते हैं सब्जेक्ट लाइन के अंदर। सैल्यूटेशन को हम ग्रीटिंग्स भी बोलते हैं, जहां हम मुखातिब करते हैं यानी कि एड्रेस करते हैं उस इंसान को जिसको हम खत लिख रहे होते हैं या ईमेल लिख रहे होते हैं। बॉडी सेक्शन ये रेड में अगर आ रहा है, नहीं आ रहा यहाँ स्लाइड में, central part that discusses the topic and is divided into paragraph। स्लाइड में रेड में आ रहा है, जब पढ़ोगे तो ये रेड में आएगा कि आपने अपने बॉडी सेक्शन को पैराग्राफ्स में डिवाइड करना है, एक पैराग्राफ में सारी बातें नहीं लिखनी, वो क्या होंगे कैसे वो हम जब करेंगे तो करेंगे। क्लोजिंग आपके साइनिंग ऑफ वर्ड्स भी इनको कहते हैं, योर सिंसियरली, योर फेथफुली, रिगार्ड, बेस्ट रिगार्ड्स, प्रोफाउंड रिगार्ड्स वगैरह वगैरह। फिर आपका सिग्नेचर एरिया है, राइटर सिग्नेचर कम्स बिफोर द फुल नेम, ये प्लीज माइंड में, रिगार्ड और साइन नहीं करना है, रिगार्ड साइन एंड देन नेम, ये छोटी छोटी चीजें अगर हम सीक्वेंस खराब कर देंगे ना तो हमारे फॉर्मेट के मार्क्स कट जाएंगे। ये बंदे को यह कि ये नाम भी लिख दिया था, रिगार्ड भी लिख दिया था और अपना फुल नेम भी लिख दिया था, लेकिन उसकी तरतीब हमने ऊपर नीचे कर दी तो मार्क्स कट जाएंगे, और अगर प्रोफेशनली करोगे तो फिर जैसे ही बॉस से डांट पड़ जाएगी। एनक्लोजर अगेन आपका ऑप्शनल है, ब्रीफ लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स जो आप साथ में लेटर के दे रहे हो, अगर आपके टॉपिक में मेंशन है तो आप दे रहे हो। इधर तक क्लियर? ऑनलाइन भी ऑफलाइन भी पक्का? गुड। कुछ टाइप्स ऑफ लेटर्स की हम बात करते हैं। एक ये एब्रीविएशन लिखिएगा, आई थिंक सो आई हैव नॉट डिस्कस्ड दिस विद यू, AID की थी कि नहीं की? ए से क्या बनता है? ओके, जो न्यू ज्वाइनी थे उनके साथ नहीं की होगी। AIDA एक एब्रिविएशन है, ए से आपकी अटेंशन या अवेयरनेस बन सकती है, आई से इंटरेस्ट, डी से डिजायर एंड ए से एक्शन। ये वाला जो फॉर्मूला आप समझ लो, ये परसुएसिव लेटर्स के अंदर यूज होता है, कि जब आप किसी को कन्विंस करना चाह रहे हो, कायल करना चाह रहे हो, कि लेटर्स कह लो, एड्स कह लो, कि जी आप और हमारा प्रोडक्ट खरीदिए, उनके अंदर पहले अवेयरनेस या अटेंशन पैदा करते हो। जैसे कभी कभी
आप काम कर रहे हो या एड देख रहे हो, अभी देखा भी नहीं है, एड सुन रहे हो सिर्फ। जैसे बच्चों के एड्स है, बच्चे नहीं छोटे छोटे वो डांस सा करना शुरू कर देते कि उनको मेलोडी अच्छी लग रही होती है, उनको कुछ समझ नहीं आ रहा होता, तो वो क्या हुआ, अटेंशन ग्रैब कर ली है उस एड ने बच्चों की। राइटिंग की अगर हम बात करें तो उसके अंदर वर्ड ऐसे लिखा हुआ है कि हमारी अटेंशन उन्होंने ले ली है, ऐसे अपने प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं वो अभी लेटर के थ्रू। हमारा इंटरेस्ट डेवलप करते हैं वो फिर उसके अंदर, कि हम कहते हैं कि यार पढ़ के देखते हैं या यूज करके देखते हैं या लेकर देखते हैं, शायद इंटरेस्ट थोड़ा सा भाई हमारा डेवलप हो रहा है, हमारा जिसको कहते हैं ना कान थोड़े से हम उधर ध्यान दे रहे हैं, थोड़ा सा इंटरेस्ट डेवलप कर रहे हैं, फिर डिजायर क्रिएट करते हैं वो वर्ड्स के थ्रू। उसमें ये चीजें हैं, चाहे उसमें हो या ना हो वो अलग बात होती है, कि आपके मुंह को ये कर देगा तो फलाना कर देगा, तो क्या वो डिजायर हो रही है, या एक दफा तो लेके देखते हैं क्या हो जाता है। 200 500 की चीजें नहीं चली तो खैर है ना, तो वो डिजायर आपके अंदर उन्होंने क्रिएट की है, चाहे आप उसी वक्त वो काम कर लो, चाहे आप वो 2 दिन बाद कर लो, शाम में कर लो या एक हफ्ते बाद कर लो, लेकिन वो डिजायर आपके माइंड में अगर उन्होंने क्रिएट कर दी है अपनी पीस ऑफ राइटिंग से, तो मतलब है कि उन्होंने हाफ द बैटल विन कर ली है। उनको ये पता है कि अभी नहीं तो कभी वो बंदा हमारा प्रोडक्ट या सर्विसेज लेगा सही, क्योंकि डिजायर तक तो हम उनको ले आए हैं। जैसे होता है ना, ऑनलाइन शॉपिंग की, बास्केट में डाल दी अभी, लेकिन और वो सेल मतलब क्लिक नहीं किया कि हाँ जी आप हमें ये सेंड कर दें, तो क्या हुआ, वो डिजायर तक तो पहुंच गया ना, कि फिर कल परसों या अगली पहली आएगी ना तो फिर तो बास्केट में से चीजों को ऑर्डर कर देंगे। तो वो क्या हुआ, जब अगली पहली आई और हमने चीजों को ऑर्डर किया, वो हमने एक्शन ले लिया था। तो एंड रिजल्ट ये परसुएसिव मैसेज का होता है कि हम एक्शन ले लेते हैं। तो अगर वो डिजायर तक या इंटरेस्ट तक भी पहुंच गए हैं तो वो काफी होता है। और आजकल के जमाने में तो आपको पता है, एक चीज को सर्च करो तो उसके बारे में आती ही रहती है इन्फॉर्मेशन। तो यानी कि वो एक्सक्यूज मी, आपके माइंड में वो इंटरेस्ट जो है ना, वो दोबारा अगर बंदे ने नहीं भी शो करना तो वो दोबारा आता रहता है, बंदा कहते चलो एक दफा लेके ही देख लें। Excuse। एक आपका इंक्वायरी लेटर भी है, ये कॉमन वाले मैंने यहाँ मेंशन किए हैं। इंक्वायरी लेटर होता है रिक्वेस्ट फॉर फर्दर इंफॉर्मेशन। आपके पास पता है, फॉर एग्जांपल इस कॉलेज में सीएफई में ये लोग आपका वो कराते हैं, सीए करा रहे हैं, पीआरसी करा रहे हैं, बेसिक इन्फॉर्मेशन आपके पास है, लेकिन फर्दर इन्फॉर्मेशन अगर आपको मजीद चाहिए, सेशंस कब स्टार्ट होंगे, फीस स्ट्रक्चर क्या है, क्लासेस कब तक हैं, वो सारा कुछ तो ब्रोशर वगैरह में ऐसा मेंशन नहीं होता। तो जब आपको फर्दर इन्फॉर्मेशन किसी चीज की चाहिए होती है तो फिर आप इंक्वायरी लेटर लिखते हो। फॉलो अप लेटर भी होता है, कोई एक कम्युनिकेशन दो पार्टीज के बीच में ऑलरेडी हो चुकी भी हो, उसकी काइंड ऑफ कंटिन्यूएशन आप कह सकते हो, या उसका रिकैप के लिए आप दोबारा से जो है ना वो लेटर लिखते हो। जैसे अगर आप डॉक्टर के पास जाते हो तो डॉक्टर कहते हैं कि जी 3 4 दिन की दवाइयां मैं आपको लिख के दे रहा हूँ, 5वें दिन दोबारा आइएगा चेकअप के लिए, है ना, सुना तो होगा। तो वो जो दोबारा वाला ट्रिप है दैट इज कॉल्ड अ फॉलो अप विजिट। यानी कि नजले जुकाम की दवाई दे दी है, नजले जुकाम के लिए ही इंफॉर्मेशन देने के लिए, फीडबैक देने के लिए 5 दिन बाद दोबारा आइएगा उसी चीज के लिए। तो आपका फॉलो अप लेटर भी वही होता है कि परसों तरसों अगर हमारी कोई कम्युनिकेशन हुई है, फॉर एग्जांपल हमने जो है ना वो 30 जून को मीटिंग रखनी है, उसके बारे में हमारी परसों तरसों बात हुई है, उसी के बारे में मजीद हम फॉलो अप कर रहे हैं कि जी 30 के बजाय ऐसा करते हैं कि हम जो है ना वो 2 जुलाई को रख लेते हैं, समथिंग लाइक दैट। तो वो उसी की कंटिन्यूटी होगी, तो वो आपका फॉलो अप लेटर होता है। कवर लेटर आप यूज करते हो जॉब्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, अपनी जॉब एप्लीकेशन के साथ, रेज्यूमे के साथ लगाते हो, या कोई भी ऐसा पीस ऑफ डॉक्यूमेंट ये होता है जिसमें आपने कोई डिटेल्ड इंफॉर्मेशन देनी हो जो कि आप मेन डॉक्यूमेंट के साथ नहीं दे सकते हो। आपको, क्योंकि अगेन प्रोफेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से कंसाइज बनाना है ना, छोटा बनाना है डॉक्यूमेंट, लेटर कर रहे हो या ईमेल कर रहे हो तो उसमें ब्रीफली बात कर रहे हो, मगर उसी ब्रीफ बात की चाह रहे हो कि कोई डिटेल भी आप दो क्योंकि वो जरूरी है इस सिचुएशन में, तो ऐसी सिचुएशन में वो आप फिर एक कवर लेटर बनाओगे जिसमें आप वो डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन उसमें अलग दोगे। जो आपका मेन डॉक्यूमेंट है वो आपका कंसाइज ही रहेगा, डिटेल आप एक नया डॉक्यूमेंट बनाओगे जिसको हम कवर लेटर बोलते हैं। ज्यादातर ये रेज्यूमेस वगैरह के साथ होता है कि आपका रेज्यूमे इज सपोज टू बी 1 पेज डॉक्यूमेंट, उसमें कोई फर्दर इंफॉर्मेशन आपने देनी है जो रेज्यूमे में आप नहीं डाल सके हो, कोई ऐसी ड्यूटीज आपने परफॉर्म की हैं या कहाँ कहाँ से आपने कोई गोल्ड मेडल वगैरह लिया या कोई ऐसी सर्टिफिकेशन ली है, तो वो डिटेल्स आप जो हो वो अपने कवर लेटर में मेंशन करते हो।
एप्लीकेशन लेटर, जो कि जॉब एप्लीकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी होता है, लीव एप्लीकेशन भी आपका जो है वो लेटर होता है, कोई आपको किसी चीज पर रिक्वेस्ट करनी हो तो। ओके, आज इसको इधर ही, कल वी आर गोइंग टू डू सम काइंड ऑफ अ प्रैक्टिस इस टॉपिक के ऊपर। अगर ये टॉपिक पढ़ना है तो थोड़ा सा पढ़ ले, ताकि पता हो कि कल हमने किस पे काम करना है। रिसेंटली म्यूजिक सिस्टम from a shop, but for the last 3 days it has not worked properly. The system is under warranty, therefore write a claim letter to the manager of that shop and explain the issues with the music system and what you want them to do. Give reasons to support your answer. अब इसको किस तरह लिखना है ये हम कल करेंगे, और उसके उसके बाद फिर हम इसके ऊपर अपना लेटर लिखेंगे कि आपने इस पूरे टॉपिक को पैराग्राफ्स में किस तरह डिवाइड करना है। पहले तो आप लोग फॉर्मेट वगैरह लिखोगे, डेट वगैरह जो हमने आज की है, उसके बाद अब वो जो हम बात किया था 7 नंबर पे आ रहा था बॉडी सेक्शन। अब इस पूरे टॉपिक को मैंने जैसे कहा कि एक पैराग्राफ में तो लिख नहीं सकते, अब डिवाइड करना है, तो कौन सी चीज फर्स्ट पैराग्राफ में आएगी, कौन सी थर्ड में आएगी, अगर हमने थर्ड बनाना भी है वो पहले हम कल करेंगे और फिर इसके ऊपर हम लेकर। ठीक है, एनी क्वेश्चंस? पक्का? बॉयज, इधर वाले बॉयज क्लियर? गर्ल्स कोई पूछना तो पूछ लो, कोई मसला नहीं, मैं माइक बंद कर, उधर नहीं आवाज जाएगी कि हम कुछ पूछ रहे हैं। जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स कुछ पूछना है बेटा? If someone is writing a letter from Lahore to someone in Islamabad, which area's postcode will be used? देखो, अगर तो बेटा अस्का आप इस्लामाबाद में लिख रहे हो ना किसी को, तो आप रिसीवर एड्रेस के अंदर इस्लामाबाद का कोड डालोगे। आप समझोगे हमारा वो जो एग्जांपल दाऊद इस्लामाबाद में अगर रहते हैं, तो जब हम दाऊद साहब को इस्लामाबाद में खत लिख रहे हैं तो जारी बात है अगर हम पोस्ट कोड लिखेंगे तो इस्लामाबाद का लिखेंगे। और अगर हम बाय चांस अपना एड्रेस भी मेंशन कर रहे हैं और हम लाहौर से भेज रहे हैं, तो हम शफीक अकरम साहब अगर हैं और हम लाहौर वाले लाहौर से भेजे, तो फिर हम अपने एड्रेस में लाहौर का कोड डालें। दोनों यूज होंगे, लाहौर का लाहौर में और इस्लामाबाद का इस्लामाबाद। इस वजह से पोस्ट कोड के ऊपर इतना फोकस ना करो, दैट इज एन एडिशनल थिंग दैट यू मे और मे नॉट राइट, इट्स नॉट कंपल्सरी। जब हम एड्रेस पे आएंगे ना कल इंशाल्लाह, कि आप लोगों को बताना है कि एड्रेस लिखो, तो मिनिमम एड्रेस हमने लिखना है जो कि आप लोग काइंड ऑफ सब जगह चल जाएगा। वो आपका एड्रेस पूछे तो भी और दूसरे का पूछे तो भी, जितना हम छोटा एड्रेस लिखेंगे, कीप दैट इन माइंड पेपर के लिए, उतनी पंक्चुएशन और ग्रामर की गलतियां हम कम करें। जैसे पिछली दफा मैंने नोट किया था कि जैसे हमने गार्डन ब्लॉक लिखा था, तो गार्डन का जी स्मॉल था, ब्लॉक का बी स्मॉल था, तो उसमें पंक्चुएशन की गड़बड़ हो जाएगी, मार्क्स कटेंगे। तो जितना हम उसको उतनी गलतियां होने की गुंजाइश कम होगी। नहीं होगा, बी कैपिटल नहीं होगा ब्लॉक का, तो आपके मार्क्स कटेंगे। तो बहुत लंबा चौड़ा लिखने की जरूरत नहीं है कि हमें फेक एड्रेस लिखना है, लेकिन देखने में वो रियल। तो हमें असली मटेरियल देना चाहिए ना कि 14 एम्बर ब्लॉक गार्डन टाउन लाहौर, तो उसमें अगर कोई एक भी ऊपर नीचे कैपिटलाइजेशन या कॉमा भी नहीं अगर हमने डाला, या एक्स्ट्रा कॉमा डाल दिया जहां नहीं डालना था, तो वहां गड़बड़ हो जाएगी। छोटा एड्रेस को टू द पॉइंट होगा, तो वो असली एड्रेस भी लगेगा, होगा असल में फेक, लेकिन उसमें कम से कम गुंजाइश होगी गलतियों की, कम से कम कॉमे डलेंगे, कम से कम वो कैपिटलाइजेशन का मसला होगा। तो इस वजह से कल हम वो शॉर्ट वाला एड्रेस करेंगे ताकि कम से कम उसमें हो। तो पोस्ट कोड को जो है ना वो माइंड से निकाल दो, और अगर लिखना भी है तो आप 54000 कर दो। मेरा ख्याल है कि पक्का क्या लाहौर का है, तो कोड को रहने दो, कोड में कंफ्यूजन हो जाएगी। ये ना कि कोई ऐसा बंदा ज्यादा ही पढ़ा लिखा हो वो कहे कि इस्लामाबाद का कोड लाहौर में डाल दिया, लाहौर का कराची का डाल दिया। तो इट इज बेटर दैट यू डोंट पुट द कोड इफ यू डोंट नो द कोड, एंड इफ यू नो द कोड्स ऑफ एवरी सिटी, फॉर एग्जांपल वहां इस्लामाबाद और लाहौर का ना आया टॉपिक, तो सियालकोट और फैसलाबाद का आ गया, तो पूरे सिटीज के जो है ना कोड याद कर सकते। तो इट इज बेटर नॉट टू इंक्लूड द कोड, बिकॉज कोड जरूरी नहीं होता एज फार एज पाकिस्तानी लेटर्स आर कंसर्न।
बाहर के मुल्कों में अगर आप भेजते हो, यूके कनाडा वगैरह, वहां कोड बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं, वहां कहीं का कहीं लेटर पहुंच जाएगा। हम अपना लोकली लिख रहे हैं ना, तो उसमें कोड की जरूरत नहीं। वही मैं कह रही हूँ उन्होंने बच्चे सारी चीजें जो मेंशन की है ना बुक में, जरूरी नहीं है कि वो सारा कुछ इंक्लूड करना है हमने पेपर में। काफी चीजें कॉमन सेंस के लिए उन्होंने दी है, जैसा कि अभी आप जब रिपोर्ट राइटिंग पे हम आएंगे, तो चैप्टर नंबर 3 में जो रिपोर्ट राइटिंग है वो पेपर में करनी नहीं है, लेकिन आगे फ्यूचर के लिए जरूरी है, तो वो इसलिए उन्होंने दे दी। अब कल को बच्चा कह के जी मेरे के एड्रेस में तो कह रहे हैं कि पोस्ट कोड डालो, तो हमें तो पता ही नहीं पोस्ट कोड क्या है, तो वो फ्यूचर के लिए भी तो कुछ अभी से बता रहे हैं ना। तो वो पोस्ट कोड बेसिकली वो चीज है कि आगे कभी एड्रेस पढ़ो तो आपको पता हो कि फलानी जगह अगर भेजना है तो पोस्ट कोड चीज होती है, दैट इज पार्ट ऑफ योर लेटर इफ नीडेड, नॉट ऑलवेज। चलिए इंशाल्लाह कल मुलाकात होती है, लेटर को ही कंटिन्यू करेंगे। ये चैप्टर नंबर 2 हमारा चलेगा पूरा वीक, हमारे पास 3 ही दिन है, पूरा वीक में ऐसे बोली जैसे हमारे पास 6 दिन है।